तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो में एक पुरअसरार नॉवल। एपिसोड नंबर 8। फाखरा के साथ मेरी शादी के बारे में तुम क्या कहोगे? मैंने कुछ सोचकर ठंडे दिल से नर्स रुखसाना से पूछा। वो तो सुंदर नार है, तुम्हारा और उसका मिलाप बहुत अच्छा साबित होगा। मेरी मानो तो उसके साथ शादी करके मौज मेला करो, बाकी बखेड़ों को भूल जाओ। लेकिन पहले तो तुमने कुछ और कहा था। क्या कहा था मैंने? तुमने कहा था कि अगर मैंने अपने पिता के कातलों का सुराग लगाए बगैर फाखरा से शादी की तो वो मुफ्त में मारी जाएगी। नहीं, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। तुम शायद मुझे उलझाने के कारण एक मन घड़त बात कर रहे हो। उस सुंदरी के साथ शादी में तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। उसने जो जवाब दिया उसमें मुझे झूठ की आमेजिश नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जोगिया ने यही कहा था कि मेरी और फाखरा की शादी किसी पछतावे का सबब बन सकती है। उसने शादी से पहले मुझे अपने वालिद के कातिल को खोजने की शर्त आयद की थी। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा था? वो इस बात पर बजिद क्यों था कि मैं कातिलों का सुराग लगाऊं? क्या उसे इल्म था कि रमेश कातिल था? अगर ऐसा था तो वो अपने बलबूते पर रमेश से टकराने से क्यों कतरा रहा था? मुझे दरमियान में लाने से उसका क्या मकसद और क्या मफाद वाबस्ता था? मेरे अंदाजे के मुताबिक तो जोगिया की शख्सियत मेरा साथ दे रही थी। मनवाला के जहन को कंट्रोल करने के बाद अमित मेहता को इस्तीफा देने पर उसी की तागूती कुव्वतों ने आमादा किया था। मुझे चिट पर दर्ज जो पैगाम दिया गया था उसके अंदर भी जोगिया ही का हाथ शामिल नजर आ रहा था। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं था तो ये बात काबिले हैरत ही थी कि उसने फाखरा से मेरी शादी के साथ मेरी माँ की जान का खतरा पेश आने वाली बात क्यों कही थी? क्या कोई ऐसी ही खास बात थी जो वो बराह रास्त रमेश से नहीं उलझना चाहता था? वो बात क्या थी? और बच्चे की आंख वाला पेपर वेट किसने गायब किया था? जो औरत मुझे ख्वाब में नजर आई थी उसका रमेश से या जोगिया से क्या ताल्लुक था? उसे किस बात की सजा मिल रही थी? मेरे जहन में कई सवालात की यलगार थी। क्या सोच रहे हो? नर्स रुखसाना पूछने लगी। मैं इस बात पर गौर कर रहा हूँ कि मैं किस हद तक तुम पर एतमाद करूँ। क्या मतलब? अगर मैं इस बात को मान लूं कि रूपनगर की कहानी को भूल जाऊंगा तो इस बात की क्या जमानत होगी कि तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे? मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। नहीं, तुम्हें एक बार खुलकर मेरे सामने आना होगा। हमारे दरमियान जो भी फैसला होगा वो दू बदू होगा। तो क्या ये तुम्हारी आखिरी शर्त है? हाँ, मैं किसी साई से कोई अहदो पैमा करने को दानिशमंदी के खिलाफ समझता हूँ। तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि मुझे किसी बात के लिए मजबूर कर सको, परंतु मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगा। मगर एक बात गिरा से बांध लो, मेरे सामने आने के बाद भी अगर तुमने मेरे विश्वास को तोड़ने की गलती की तो फिर धरती पर तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पाताल में भी मेरे कष्ट से कोई नहीं बचा सकेगा। मुझे मंजूर है। ठीक है, फिर तुम अभी 2-4 दिन और सुकून का सांस ले लो, उसके बाद मैं तुम्हें अपने दर्शन भी जरूर दूंगा। रुखसाना की शोला बार नजरें बदस्तूर मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। वो किसी नादीदा तागूती ताकत के जेरे असर थी। वो अपना आखिरी जुमला अदा करने के बाद ख्वाब बेदारी की हालत में आहिस्ता से पंजों के बल घूमी, फिर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। फिर उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गईं। मेरे जहन में फिर खलबली शुरू हो गई। मेरे अंदाजे के मुताबिक रमेश और जोगिया दोनों बराबर की टक्कर के थे। अगर रमेश ने रुखसाना को बतौर रोबोट इस्तेमाल किया था तो मनवाला को यकीनन जोगिया के इशारों पर अमल करना पड़ा था। शायद वो दोनों भी इस हकीकत से वाकिफ रहे होंगे कि वो टकराव की सूरत में एक दूसरे पर सबकत हासिल नहीं कर सकते, इसीलिए अभी तक उनके दरमियान नहीं ठनी थी। लेकिन एक बात मेरे जहन को रह रहकर उलझा रही थी। अगर रमेश और जोगिया दोनों यकसा कुव्वत के मालिक थे तो फिर उन्हें इस बात का इल्म क्यों नहीं हो सका था कि कौन मेरे लिए क्या कर रहा है? ये भी मुमकिन था कि कोई गैबी ताकत मेरी पुश्तपनाही कर रही हो, वरना जो गंदी और नापाक कुव्वतें मेरे बाप को मौत से हमकनार कर चुकी थीं, गुलजार खान और मेरे बेकसूर ड्राइवर की मौत का सबब बनी थीं, वो मुझे भी मौत के घाट उतार सकती थी। डॉक्टर ने भी इस बात का इजहार किया था कि मैं जिस हादसे से दो चार हुआ था उसमें किसी इंसान का हैरत अंगेज तौर पर बाल बाल महफूज रहना किसी मुआवजे से कम नहीं था। जोगिया और रमेश की बातों में जो वाज़ेह तज़ाद था उसका ताल्लुक फाखरा की जात से था। रमेश ने मुझे रुखसाना के जरिए बावर कराया था कि मैं अगर फाखरा से शादी कर लूं तो इसमें कोई खतरा नहीं है। उसका मशवरा यही था कि मैं शादी करके मौज मेले में जिंदगी बसर करूं और रूपनगर से शुरू होने वाली पुरअसरार कहानी के हर पहलू को जहन से निकाल दूं।
اس کے برعکس جوگیا نے خود اچانک میرے سامنے آ کر کہا تھا کہ فاخرہ سے شادی سے پہلے اگر میں نے اپنے باپ کے قاتلوں کو تلاش نہ کیا تو شادی کے بعد فاخرہ ناگہانی موت کا شکار ہو جائے گی۔ جوگیا نے بڑے ٹھوس لہجے میں اس بات کا دعویٰ کیا تھا۔ شاید جوگیا کے یہی الفاظ میرے لاشعور میں محفوظ تھے جو میں نے رمیش کو کھل کر سامنے آنے کی دعوت دی تھی، اور اب میں بڑی سنجیدگی سے غور کر رہا تھا، کیا میں رمیش کے سامنے آ جانے کے بعد اپنے باپ کے قاتلوں کو معاف کر سکوں گا؟ کیا میرے لیے کسی صورت میں بھی یہ بات ممکن ہوگی کہ میں محض اپنی یا فاخرہ کی زندگی کے تحفظ کی خاطر ان لوگوں سے کوئی سمجھوتا کر لوں جنہوں نے میرے سر سے باپ کا سایہ چھین لیا تھا، میری ماں کے ہونٹوں سے مسکراہٹ چھین لی تھی، انہیں بیوگی کے غم سے دوچار کر دیا تھا؟ کیا رمیش نے سامنے آنے والی بات محض مجھے 2-4 روز تک ٹالنے کی خاطر کہی تھی، یا وہ حقیقتاً اپنے وعدے کو پورا کر کے خطرہ مول لینے کی جسارت کر سکتا تھا؟ رمیش اگر کھل کر سامنے آ گیا تو جوگیا کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا وہ میری خاطر رمیش سے ٹکرانے کی ہمت کر سکے گا؟ میں حالات کے اس دوراہے پر کھڑا تھا جہاں اس بات کا کوئی حتمی فیصلہ کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا کہ کون سا راستہ اختیار کروں۔ یہ بات بھی میرے لیے ممکن نہیں تھی کہ میں اپنے والد کے قاتلوں سے اپنی زندگی بچانے کی خاطر کوئی ایسا سمجھوتا کر لوں جو تمام عمر میرے احساسات کو کچوکے لگاتا رہے۔ ویسے بھی ایک کلمہ گو مسلمان ہونے کی حیثیت سے شیطانی قوتوں کے آگے گھٹنے ٹیک دینا مجھے کسی طور منظور نہیں تھا۔ میں تادیر اپنے خیالوں سے الجھتا رہا، پھر میں نے ایک آخری فیصلہ کر لیا، شیطان کے مقابلے پر اپنی تمام تر ایمانی قوتوں کے ساتھ ڈٹے رہنے کا فیصلہ۔ 2 روز بعد میں ہسپتال سے گھر آ گیا۔ ماں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، انہوں نے دل کھول کر صدقہ خیرات کیا۔ ایک روز صبح سے شام تک ہمارے دروازے پر غریبوں کے لیے لنگر جاری رہا، یتیموں اور بیواؤں کو روٹی اور کپڑوں کے علاوہ مالی اعتبار سے بھی نوازا گیا۔ بیگم نفیس بھی پیش رہی، فلورا منوالا بھی ماں کا ہاتھ بٹاتی رہی۔ وہ منوالا کو ساتھ نہیں لائی تھی، جہاں دیدہ خاتون تھی شاید اس نے مصلحتوں کے پیش نظر بیٹی کو ان تمام ہنگاموں سے دور رکھا تھا۔ میں کمرے میں لیٹا حالات پر غور کر رہا تھا۔ گزرے ہوئے واقعات اور بیتی باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں جب میں نے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ آنے والی فاخرہ تھی۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر میری مزاج پرسی کو چلی آئی۔ اب آپ کیسے ہیں؟ آپ کی دعاؤں نے بچا لیا، ورنہ شاید خدا کے لیے کوئی بری بات منہ سے نہ نکالیے گا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ آنٹی کے دل پر حادثے کی خبر سن کر کیا گزر گئی تھی۔ 4-6 گھنٹے تک تو انہیں جیسے سکتہ ہو گیا، پھر آپ کو سلامت دیکھنے اور ڈاکٹر سے گفتگو کرنے کے بعد ہی انہیں سکون ملا تھا۔ اور آپ کے دل پہ کیا گزری تھی؟ کیا کریں گے جان کر؟ بتا دینے میں تو کوئی حرج نہیں نا۔ میں نے اور ممی نے پولیس آفیسر کے بیان پر خاص طور پر اس جگہ جا کر حادثے کی نوعیت کا جائزہ لیا تھا۔ اف میرے خدایا، ڈرائیور کی لاش کے تو لوتھڑے اس دیوار سے چپکے نظر آ رہے تھے جس سے گاڑی ٹکرائی تھی۔ گاڑی بھی یقیناً چور چور ہو گئی ہوگی نا؟ آپ کو کس نے بتایا؟ کسی نے نہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ اس سنگین حادثے سے میرے زندہ سلامت بچ جانے کو معجزہ نہیں کہیں گی؟ بالکل، اس نے جھرجھری لے کر کہا، سب کچھ ایک معجزہ ہی تھا۔ تو پھر اسے بھی ایک معجزہ ہی سمجھ لیں کہ حادثے کے وقت میں پوری طرح ہوش و حواس میں تھا۔ میں نے بچشم خود حالات کا جائزہ لیا، پھر پولیس کو تفصیل سے آگاہ کرنے کے بعد ہی ہسپتال کا رخ کیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ خوشگوار موڈ میں ہیں، ورنہ ایسے سنگین حادثے سے دوچار ہونے کے بعد تو لوگ مہینوں بہکی بہکی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ دل تو میرا بھی یہی چاہ رہا ہے کہ بہکی بہکی باتیں کروں، لیکن اس ڈر سے خود کو روک رکھا ہے کہ کہیں آپ خفا نہ ہو جائیں۔ میری خفگی کا اتنا خیال کب سے ہونے لگا آپ کو؟ جب سے قسمت نے مجھے موت کے ہاتھوں سے چھین کر دوبارہ آپ کی خاطر زندگی عطا کی ہے۔ میری اس بات سے اس کے چہرے پر شفق کے رنگ لہرانے لگے۔ وہ شرما کر جانے کے ارادے سے پلٹی۔ فاخرہ؟ جی؟ سچ پوچھئے تو میں آپ ہی کی دعاؤں سے زندہ ہوں، ورنہ آپ کو میری قسم دوبارہ مذاق میں بھی ایسی بری فاز زبان سے نہ نکالیے گا۔ پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی باہر چلی گئی۔ ایک دن اور گزر گیا۔ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق میں بالکل نارمل تھا۔ مجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں عائد کی گئی تھی۔ گھر پر بستر پر پڑے پڑے میرا دل اکتانے لگا۔ میں نے دفتر جانے کا خیال ظاہر کیا تو ماں کی ممتا کو جوش آ گیا۔ ارے ابھی 1 ہفتے تک تمہیں دفتر جانے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ 1 ہفتے بعد بھی میں ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ کروں گی، سمجھے؟ گویا میں صرف اپنے کمرے تک محدود رہوں گا امی، اس طرح تو میری صحت کو گھن لگ جائے گا۔ ارے تم اگر چاہو تو 1-2 گھنٹے کے لیے پرانے ڈرائیور کے ساتھ شام کو تفریح کے لیے جا سکتے ہو، لیکن اس شرط پر کہ جب تک میں اجازت نہ دوں تم کاروباری معاملات میں نہیں الجھو گے۔ آپ کو میری صحت کی طرف سے کیا تشویش لاحق ہے امی؟
फजूल बहस मत करो। तुम दिल बहलाने की खातिर घर पर भी किसी दोस्त को बुला सकते हो ना। इसके लिए आपको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। क्या मतलब? आप आंटी से बात करें ना, वो अगर फाखरा को 2-4 दिन के लिए यहाँ छोड़ दें तो। बुरी बात है दानिश, जब तक निकाह और रुखसती ना हो जाए किसी लड़की के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्या ये मुमकिन नहीं है कि रुखसती की रस्म पहले कर ली जाए, निकाह बाद में होता रहेगा? अच्छा बस भाई, ज्यादा हमाकत की बातें मत करो। माँ मुझे प्यार से डांटते हुए खानसामे को खाने से मुतल्लिक हदायत जारी करने चली गई। मैं फिर रमेश के बारे में सोचने लगा। उसने 2-4 रोज बाद खुलकर सामने आने का वादा किया था। उसकी तलब करदा मोहलत में सिर्फ 1 दिन बाकी रह गया था। न जाने क्यों मेरा दिल गवाही दे रहा था कि उसने जो वादा किया है उसे पूरा भी जरूर करेगा। उस रोज घर में जश्न सेहत के हंगामों की वजह से मैं भी थका हुआ था, इसलिए मेरी आंख रात जल्दी लग गई। मुझे अच्छी तरह याद है मेरी वालिदा मेरे सोते तक मेरे कमरे में मेरे पास बैठी शादी के बारे में सलाह मशवरा करती रही थी। उनका ख्याल था कि जब बेगम नफीस ने सारा इख्तियार उन्हें सौंप दिया है तो फिर नेक काम में 2 माह से ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। मैं उनकी खुशनुदी की खातिर हाँ में हाँ मिलाता रहा। फिर कब मेरी आंख लगी, कब मैं दुनिया माफिया से बेखबर हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। अलबत्ता जब रात को मैं वॉशरूम जाने के इरादे से उठा तो कमरे में नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। मैं उठकर वॉशरूम गया, लेकिन 2-4 मिनट बाद जब वॉशरूम से बाहर निकला तो जोगिया को खिलाफे तवक्का दीवान पर बैठा देखकर चौंके बिना न रह सका। आज भी वो उसी हुलिये में था जिस हुलिये में मेरी उसकी पहली मुलाकात हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि पहली मुलाकात में वो निडर और बेखौफ नजर आ रहा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर गंभीर संजीदगी मुसल्लत थी। हस्बे मामूल उसने गले में रेशमी मफलर लपेट रखा था। मेरे दिल में ये ख्वाहिश उभरी कि किसी तरह उसका मफलर हटाकर इस बात की तस्दीक कर सकूं कि उसकी गर्दन पर बाएं जानिब जख्म का कोई गहरा निशान तो नहीं था। रूपनगर में गुलजार खान मरहूम ने सलामत खान या रमेश की यही एक मखसूस पहचान बताई थी, जिसके जरिए उसे हजारों में शनाख्त किया जा सकता था। कहीं जोगिया ही तो रमेश नहीं था जो इस वक्त अपने वादे के मुताबिक मेरी नजरों के सामने मौजूद था। मेरे जहन में यह ख्याल बिजली बनकर कूदा। मैं पूरी तवज्जो से उसे घूरने लगा, जबकि वो बदस्तूर किसी ख्याल में महव नजर आ रहा था। अभी हमारी नजरें चार नहीं हुई थी। मैं एक लम्हा वॉशरूम के दरवाजे पर खड़ा किसी आखिरी फैसले पर पहुंचने की कोशिश करता रहा। फिर मैंने कदम उठाकर आगे बढ़ते हुए कहा, तुम इस वक्त मेरी ख्वाबगाह में? श्श। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखते हुए उंगली के इशारे से खामोश रहने की तलकीन की। फिर इंतहाई तेजी से लपकता हुआ मेरे करीब आया। हाथ में दबी हुई कोई चीज मेरी पुश्त पर रखकर पूरी कुव्वत से दबाया। उसके हाथों में बला की कुव्वत थी। इसके अलावा उसने जो चीज मेरी पुश्त पर रखी थी इस कदर ठोस और गर्म थी कि मैं बमुश्किल अपनी चीख जब्त कर सका। मुझे ऐसा ही लगा जैसे जिस्म के किसी हिस्से को दहकती हुई आग से दाग दिया गया हो। हैरत की बात यह थी कि मैं चाहने के बावजूद जोगिया की इस हरकत के खिलाफ कोई एहतजाज न कर सका था। 10 सेकंड तक वो उस ठोस शय को मेरी पुश्त से लगाए रहा। फिर उसने हाथ हटाकर मेरे सामने अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें लोहे का एक बिच्छू मौजूद था, जिसके सर पर पीतल का एक सांप कुंडली मारे बैठा था। जोगिया के होंठों पर बड़ी आसूदा मगर जहरीली मुस्कुराहट खेल रही थी। ये क्या है? तुमने मेरी पुश्त पर क्या दाग दिया? चिंता मत करो, जोगिया ने तुम्हारे ऊपर जो कृपा की है वो तुम्हें अपने शरण में रखेगी। तुम बड़े खुशकिस्मत हो जो वक्त और हालात ने मुझे तुम्हारा साथ देने पर मजबूर कर दिया। लेकिन घबराओ मत, उसने मेरी उलझन को महसूस करते हुए संजीदगी से कहा। मैंने तुम्हें जिस पवित्र और महान बिच्छू के डंक से दागा है वो पल पल तुम्हारी रक्षा करेगा। इसके सर पर नाग देवता बैठे हैं। जोगिया ने अपनी हथेली पर नजर डालते हुए बात जारी रखी। मैंने बड़ी कठिन तपस्या के बाद इसे पाया है। इस धरती पर तुम वो पहले मनुष्य हो जिसे मैंने इसके शरीर की अग्नि से दागा है। अब वो दुष्ट न तुम्हारे मन का कोई भेद जान सकेगा, न उसे ये मालूम होगा कि कौन तुम्हारी सहायता कर रहा है। तुम किसकी बात कर रहे हो? उसी राक्षस की जिसने तुम्हें दर्शन देने का वचन दिया है। वो मूर्ख मुझसे भी पंजा लड़ाने के सपने देख रहा है। तुम्हारा इशारा रमेश की तरफ है? हाँ, क्या वही मेरे बाप का कातिल है? समय का इंतजार करो, कौन क्या है इस चक्कर में मत पड़ो। केवल ये बात गांठ से बांध लो कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ वो पापी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने कहा है कि मैं रूपनगर में होने वाली तमाम बातों को भूल जाऊं, वरना वो मेरे पूरे खानदान को बुरे हालात से दो चार कर देगा। तो तुमने क्या सोच रखा है फिर?
मैं अपने बाप के कातलों को कभी माफ नहीं कर सकता। तो क्या तुम शैतानी ताकतों से टकराने की शक्ति रखते हो? जो कुव्वतें गंदी और नापाक हो वो ज्यादा पायदार नहीं होती जोगिया। मैं मुसलमान हूँ, कलमा गो हूँ। मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। गुनाह और सवाब का फैसला भी सिर्फ उसी के इख्तियार में है। धर्म कर्म और पाप पुण्य के चक्कर में मत पड़ो। ये बातें केवल किसी महापुरुष बलवान या धर्मात्माओं के ही मुंह से अच्छी लगती हैं। तुम क्या कहना चाह रहे हो जोगिया? सबसे पहले इस विचार को मन से खुरच कर निकाल दो कि जोगी और रमेश एक ही रूप के दो नाम हैं। वो मेरी आंखों में दूर तक झांकते हुए बड़ी गंभीर आवाज में बोल रहा था। जोगिया तो तुम्हारे मन का हाल पढ़ने की शक्ति नहीं रखता। और हाँ, ये लो, उसने मफलर उतारते हुए कहा। अच्छी तरह मेरी गर्दन को नजर भर कर देख लो। इस पर तुम्हें दाएं बाएं कहीं कोई घाव का निशान नजर नहीं आएगा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जोगिया की जुबान से निकला हुआ कोई शब्द और कोई बात गलत नहीं होती। तुम रमेश के बारे में और क्या कुछ जानते हो जोगिया? वो मुझे रूपनगर से दूर क्यों रखना चाहता है? वो पापी तुम्हें सीधे रास्ते से भटकाने के कारण उल्टी सीधी बातें कर रहा है। एक बात और ध्यान से सुन लो, जो मेकअप के जरिए कभी मुस्लिम और कभी गैर मुस्लिम बन सकता है, अपने पलीत जंतर मंतर से सूत के कच्चे धागे को इतनी शक्ति दे सकता है कि वो किसी मंच का सारा खून पीकर उसे मौत के घाट उतार सके। वो अपने शरीर पर कहीं कोई निशान बनाकर दूसरों को धोखे में भी डाल सकता है। गुलजार खान गरीब मुफ्त में मारा गया। समझ रहे हो मेरी बात? तुमने मुझे बिच्छू के डंग से दाग कर क्या तहफ्फुज़ फराहम किया है जोगिया? अब वो पापी ये न जान पाएगा कि तुम्हारी सहायता कौन कर रहा है। इसके अलावा उसकी नजरें अब तुम्हारे मन के भीतर भी नहीं जान सकती, और अब मैं उसके सामने आकर भी तुम्हारी सहायता कर सकूंगा। मुझे किसी खतरनाक हादसे से दो चार करने से उसका क्या मकसद था जोगिया? मनवाला के घर से वापसी पर तुम जो कुछ सोच रहे थे वो उस पापी ने अपनी काली शक्ति के जरिए भांप लिया था। वो उस पापी ने अपनी शैतानी शक्ति के जरिए भांप लिया था। जोगिया बड़ी ठोस आवाज में बोला। तुम किस्मत के धनी थे जो बच गए, वरना उसने तुम्हें मारने में भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। मैं उसके आड़े न आ जाता तो तुम भी अपने ड्राइवर के साथ मर खप गए होते। जोगिया की पुरस्कार बातें मेरे जहन में चुभ रही थी। ये दुरुस्त था कि दफ्तर की तरह इस वक्त भी वो मेरे ख्यालात पढ़ने में कामयाब हो गया था, लेकिन वो मेरी मदद करने पर क्यों मजबूर था, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। अगर वो रमेश से ज्यादा ताकतवर था तो फिर उसे ढील देने का क्या मकसद था? आंख मचोली खेलने की बजाय वो दुश्मन को एक ही बार में खत्म करके अपना पीछा हमेशा के लिए छुड़ा लेने से गुरेज क्यों कर रहा था? उसके लिए मेरी जिंदगी क्या अहमियत रखती थी? अगर मैं भी इस हादसे का शिकार हो गया होता तो क्या वो रमेश के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता? जोगिया दोबारा बड़े खुश्क अंदाज में मुझसे मुखातिब हुआ। किस्मत में क्या लिखा है ये तुम नहीं जान सकते, लेकिन मैं जानता हूँ। इसलिए तुम जिस परेशानी का शिकार हो रहे हो उसे मन से निकाल दो। मैंने पहले भी तुमसे यही कहा था कि समय का इंतजार करो। जो भी जिसकी किस्मत में लिखा है वो अवश्य पूरा होगा। मैंने फौरी तौर पर अपने ख्यालात के दरवाजे बंद कर लिए। मेरे जहन में बहुत सारे सवालात कलबला रहे थे। मैंने जोगिया को टटोलने की खातिर पूछा, क्या तुम्हें इल्म है कि फाखरा के साथ मेरी शादी किस वजह से टल गई थी? हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि बेगम नफीस को अपने जिस अजीज की मौत की खबर मिली थी वो झूठी साबित हुई, और अब तुम दोनों की शादी का फैसला तुम्हारी माँ को सौंप दिया गया है। मैं ये भी जानता हूँ कि रमेश ने तुमसे उस सुंदरी के साथ शादी रचाने पर खुशी का इजहार किया था। मुझे तुम्हारे दुश्मन के अलावा तुम्हारी सारी बातों का भी इल्म है। तो अब तुम्हारा क्या मशवरा है जोगिया? क्या शादी के बाद अब भी फाखरा की जिंदगी को कोई खतरा पेश आ सकता है? तुम फिर भूल गए कि जोगिया की जुबान से निकली हुई बात गलत साबित नहीं होती। मैं जानता हूँ तुम जब भी उस सुंदरी को देखते हो तुम्हारे मन में गुदगुदी शुरू हो जाती है, लेकिन ये बात भी कान खोल कर सुन लो कि अगर तुमने उसके साथ शादी की तो 40 रोज के अंदर अंदर वो किसी न किसी तरह अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगी। क्या तुम इस शादी को रुकवा नहीं सकते? मेरा मतलब ये है कि माँ खुद इस रिश्ते से मुंह मोड़ ले। नहीं, अब जोगिया इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जो करना है तुम्हें खुद करना होगा। मैं तो जोगिया का जवाब सुनकर गुम रह गया। किस विचार में गुम हो गए हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी माँ को किस तरह आने वाले कल के खतरों से आगाह करूं। मैंने कहा था ना कि समय का इंतजार करो। जो किस्मत में लिखा है वो अवश्य पूरा होगा। क्या तुमने मेरे कहने के अनुसार वो बंडल खोला जो तुमको जरगाम ने दिया था? मेरे जहन में ख्याल उभरा।
अगर जोगिया दिल का हाल जानने की कुव्वत रखता था तो क्या उसे इन बातों का इल्म नहीं होगा जो ख्वाब की हालत में रोनमा हुई थी, या वो मेरा सिर्फ इम्तिहान लेना चाह रहा था। मैंने कश्मीर एम्पोरियम से जो चीजें खरीदी थी, जरगाम ने उसका पैकेट मेरी नजरों के सामने बनाया था, लेकिन जब तुम्हारे कहने पर मैंने उसे खोला तो सिगार बॉक्स में मुझे एक और चीज मिली और मुझे बहुत हैरत हुई। तुम शायद उस पेपर वेट की बात कर रहे हो ना, जिसमें किसी बच्चे की आंख कैद है? हाँ, क्या तुम्हें सिगार बॉक्स में उसकी मौजूदगी का इल्म था जोगिया? ना होता तो मैं उसकी तरफ तुम्हारी तवज्जो क्यों दिलाता? क्या जरगाम ने मुझे उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया था? उसने, जब वो खुद उस पुरअसरार पेपर वेट से नावाकिफ था तो वो तुम्हें क्या बताता? जोगिया ने मेरी बात मुकम्मल होने से पहले कह दिया। कश्मीर एम्पोरियम पर जरगाम मुझसे कुछ कहते कहते खामोश हो गया था। तुमने कहा था कि किसी शैतानी कुव्वत ने उसकी कुव्वत गोयाई सल्ब कर ली थी। क्या मैं जान सकता हूँ कि जरगाम का मेरे वालिद की मौत से क्या ताल्लुक था? उसका ताल्लुक तुम्हारे पिता की मौत से नहीं, बल्कि बराह रास्त तुम्हारे पिता से था। क्या मतलब है इस बात का? वो दोनों एक दूसरे के बहुत गहरे दोस्त थे। जरगाम को इस बात का खतरा था कि तुम्हारे पिताजी ने जो नया व्यापार शुरू किया था उसमें केवल घाटे के उन्हें कुछ हासिल न होगा। उसने तुम्हारे पिता को कई बार समझाने की कोशिश की कि जिस गांव जाना नहीं उसके कोस गिनने से क्या हासिल, लेकिन तुम्हारे पिता ने जब उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो उस गरीब ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। उसने दूसरी पार्टी को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जरगाम का कांटा इतनी चालाकी से अपने रास्ते से दूर किया कि किसी को शुबा भी ना हो सका। तुम्हारे पिता भी अपने दोस्त की नागहानी मौत को एक हादसा समझते रहे। दूसरी पार्टी तुम्हारे पिता को अपने जाल में फांसकर बेबस करना चाहती थी। एक मौके पर तुम्हारे पिता और दूसरी पार्टी के दरमियान सख्त बातों का तबादला हुआ तो तुम्हारे पिता भी अपनी जगह चौकस हो गए, लेकिन जब मौत का साया सर पर मंडलाने लगे तो फिर इंसान की एक नहीं चलती। सारी एहतियात और तमाम तदाबीरें धरी की धरी रह जाती हैं। फिर वही हुआ जो जरगाम का ख्याल था। उसके मरने के 10 साल बाद तुम्हारे पिता रूपनगर गए तो उनके दुश्मनों को मौका मिल गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।